दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके कमेंट्स ने जो मैंने 2 सेट अभी तक 30-30 क्वेश्चन के बनाए थे, उस पे कमेंट करके मुझे मोटिवेट किया और वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो आप देख पा रहे होंगे, प्रारंभिक जीवन सहायता, बेसिक लाइफ सपोर्ट जिसको सीपीआर का एक पार्ट है, ठीक है? सीपीआर भी बोलते हैं, उसके ऊपर वीडियो लेकर के आया हूँ। और ये जो भी लोग अस्पताल में कार्यरत होते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्स हो, लैब टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ड्रेसर, सबको जो है सीपीआर की ट्रेनिंग ज़रूर दी जाती है। और सबको जब ये चीज़ें आनी चाहिए तो एग्ज़ाम में भी इसके क्वेश्चन मस्ट होते हैं कि कुछ नहीं तो 4-5 क्वेश्चन तो इससे इस टॉपिक पे आने ही आने हैं। तो ऐसे में मैंने अपने अस्पताल का अपने ही डिपार्टमेंट का क्या नाम है, जो सीपीआर का ब्रोशर आया था, सीपीआर ट्रेनिंग का पूरा जो प्रोसीजर है इस ब्रोशर में मेंशन है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और सबसे पहले सीपीआर को डिस्क्राइब करने के बाद मैंने लास्ट में 20 क्वेश्चंस का सेट रखा है। और उस 20 क्वेश्चन में लगभग आने वाले एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन, दो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आएंगे सीपीआर के, वो सारे कवर होंगे। तो आप पूरे वीडियोस को ध्यान से देखें और लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन भी देखें। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीपीआर और बीएलएस से। सीपीआर क्या होता है? सीपीआर की फुल फॉर्म आप देख पा रहे होंगे, कार्डियो पल्मोनरी रेसुसिएशन या फिर रेस्क्यूएशन भी आप बोल सकते हैं याद करने के लिए, ठीक है। इसके बाद बीएलएस क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर का ही एक पार्ट है बेसिक लाइफ सपोर्ट। किसी व्यक्ति के आकस्मिक कारणों से, जैसे कि सड़क दुर्घटना, हार्ट अटैक, पानी में डूब जाना, बिजली का झटका लगना इत्यादि के परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बंद होने या अनियंत्रित होने से बेहोश या मरणासन जैसी अवस्था में पहुंचने पर श्वसन प्रक्रिया व रक्त संचालन को पुनः स्थापित करने की आपातकालीन प्रक्रिया को सीपीआर कहते हैं। सीपीआर आपको समझ में आ गया होगा कि किस स्थिति में दिया जाता है, चाहे उसको हार्ट अटैक हो, पानी में डूबे, बिजली का झटका लगे, कोई एक्सीडेंट हो जिससे कि उसका श्वास और हृदय की गति कम हो गई, बंद हो गई हो, तो उसको पुनः संचालित करने के लिए। अब इसी का सीपीआर 2 चरणों में दिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बनेगा सबसे पहला क्वेश्चन कि किस किस स्थिति में सीपीआर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनेगा जीवन सहायता, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। सीपीआर के कौन कौन से चरण है? 2 चरण पूछे जा सकते हैं। कौन कौन से चरण है, कितने चरण है? 2 चरण है। कौन कौन से? बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस लाइफ सपोर्ट। आपको जो यहाँ पे सीखना है वो बेसिक लाइफ सपोर्ट सीखना है कि बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या होता है। चलिए, यह प्रक्रिया अस्पताल के बाहर दुर्घटना स्तर पर बिना किसी उपकरण या न्यूनतम उपकरणों से सहायता से की जाती है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा उपकरण की, किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। ये आप अस्पताल के अंदर भी, इमरजेंसी के बाहर, या फिर किसी भी रोड एक्सीडेंट में या बाहर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें आप कर सकते हैं। एक्सीडेंट का मतलब सब चीज़ें ही इसमें कवर्ड हो जाती है, चाहे पानी में डूबना हो, बिजली से झटका लगना हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए, उन्नत लाइफ सपोर्ट, एडवांस लाइफ सपोर्ट क्या होता है? यह सहायता मरीज को अस्पताल में लाने के बाद की जाती है। इसमें विभिन्न उपकरणों और दवाइयों का उपयोग होता है, डॉक्टरों की देखरेख में उपचार किया जाता है। तो इस पुस्तिका में जो है हम दोनों चीज़ें देखेंगे, लेकिन हमारा मेन फोकस जो रहेगा बेसिक लाइफ सपोर्ट पे रहेगा। इसी को हम आगे लेकर के चलेंगे। बेसिक लाइफ सपोर्ट, किसी व्यक्ति की हृदय की धड़कन बंद होने पर, सडन कार्डिक अरेस्ट या एससीए, या फिर अनियंत्रित फेब्रिलेशन होने पर उनके शरीर के विभिन्न अंगों को जीवित रखने वाला रक्त प्रवाह बंद हो जाता है। इस परिणाम स्वरूप शरीर की जीवनदायिनी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, ठीक है। और पहले मस्तिष्क और फिर सारे अंग मृत हो जाते हैं। ऐसे में यदि जल्द से जल्द प्रारंभिक चिकित्सा की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं की गई तो अस्पताल तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है बेसिक लाइफ सपोर्ट दिया जाता है ताकि उसको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके, मेडिकल सेवाओं तक पहुंचाया जा सके। नवीन निर्देशों के अनुसार यदि प्रारंभिक जीवन सहायता के बारे में कोई जानकारी नहीं भी होना, तब भी आप हाथ से कार्डिक कंप्रेसर कर करके हृदय को दोबारा से संचालित कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, बीएलएस क्यों। बीएलएस क्यों? हमारे शरीर के जीवित रखने के लिए 3 महत्वपूर्ण अंग सदैव कार्यशील रहते हैं और रहने चाहिए। ये महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क। उपरोक्त तीनों अंगों को, वो शरीर के अन्य अंगों को जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले बताया गया है कि यदि किसी कारण हृदय रुक जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मस्तिष्क भी 3 से 5 मिनट में जो है काम करना बंद कर देता है। तो ऑक्सीजन चाहिए होता है मस्तिष्क को कार्य करने के लिए। इसके अलावा ऑक्सीजन युक्त रक्त फेफड़ों से प्राप्त करके उसे पंपिंग क्रिया द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो यदि धड़कन बंद हो जाए तो फिर ऑक्सीजन पहुंचना सब जगह बंद हो जाएगा। इसलिए कार्डिक अरेस्ट आने पर भी हमें सीपीआर देने के लिए कहा जाता है। सेम कहानी फेफड़े की भी है कि शरीर में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना और जीवनदायिनी ऑक्सीजन को सांस के साथ अंदर ले जाना फेफड़ों का कार्य है। यदि सांस की प्रक्रिया बंद हो जाए या अनियमित हो जाए तो बीएलएस द्वारा कृत्रिम श्वास देकर 16% ऑक्सीजन को प्रभावित व्यक्ति के शरीर में पहुंचाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन तो नहीं, लेकिन हाँ सीपीआर के द्वारा, बीएलएस के द्वारा 16% जो है ऑक्सीजन पहुँच जाता है, जिससे लाइफ रहती है। अब मस्तिष्क में क्या है? श्वसन केंद्र सहित अन्य जैविक केंद्र मस्तिष्क में भी स्थित होते हैं जो शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। और कार्डिक अरेस्ट या ऑक्सीजन जब बंद हो जाता है ना, 3 से 5 मिनट के अंदर जो है मस्तिष्क नष्ट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है सीपीआर के माध्यम से सब कुछ मेंटेन रखना। अब बीएलएस कैसे दिया जाता है, कब दिया जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। सबसे पहले बीएलएस के अंतर्गत जीवन सहायता निम्नलिखित 4 चरणों में दी जाती है। कौन कौन से चरण होते हैं? कार्डिक कंप्रेशन, मतलब
छाती पे दबाव देना, ठीक है। इसके बाद श्वसन मार्ग को ओपन करना, ठीक है। मतलब एयरवे जो है उसको देखना है कि कहीं से वो बंद तो नहीं है, क्लोज तो नहीं है, टंग तो बीच में नहीं आ गया है, ठीक है। उसके लिए पोजीशन होता है, आप देख पा रहे होंगे फोटो में, पिक्चर में, इस तरीके से कि श्वसन मार्ग को खोल खोल करके रखना, खुला रहना, जिसको। इसके बाद है कृत्रिम सांस देना। कृत्रिम सांस देते हैं। कृत्रिम सांस देने का तरीका आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक तरीका ये है, और आप ये जो मास्क देख पा रहे होंगे, इसको एम्बू बैग की सहायता से भी जो है दिया जाता है, उसको कृत्रिम सांस बोलते हैं। एक तरीका और यहाँ पे दिया गया है मुख से सांस देने का, और ये एम्बू बैग है। ये आप एम्बू बैग, ये भी याद रखना, ये एम्बू बैग होता है जिसमें कि हवा जो है प्रेस करते हैं तो हवा अंदर जाती है। इसके अलावा दो चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे, आजकल कई सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल इत्यादि पर एईडी इसी आवश्यकता के से लगे रहते हैं, ताकि किसी व्यक्ति को आकस्मिक कारणों से इस अवस्था में पहुंचने पर उसका उपयोग किया जा सके। अब एईडी होता क्या है, ये भी आपका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। एईडी को बोलते हैं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, ये ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर इस टाइप का होता है। कि एग्ज़ाम बहुत पास है, तो ये ब्राउज़र बहुत ही बड़ा है और सारे टॉपिक इसमें कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो जो मेन टॉपिक है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं मैं वही ले रहा हूँ, और बाकी चीज़ें छोड़ रहा हूँ। बाकी मैं इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। आप लोग को जो पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर, अच्छी बात है, अगर आप पूरा पढ़ सकें तो वो सबके लिए यूज़फुल है, सिर्फ इस एग्ज़ाम में नहीं, आने वाले एग्ज़ाम में भी और लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है, कभी भी ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है। बाकी मैं मेन टॉपिक इसमें डिस्कस करता हूँ, लास्ट में 20 क्वेश्चन जो है हम इसमें लेंगे। तो BLS के 4 चरण, ये 4 चरणों में से प्रथम 3 चरण कौन कौन से हैं ये आप देखिए, ठीक है। BLS के 4 चरण हैं, तो प्रथम 3 चरण कौन कौन से हैं वो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। तो CAB बोलते हैं उसको, आपको याद रखने के लिए कैब याद रखना, CAB के क्रम में किया जाता है 3 चरण जो है। सबसे पहले कार्डिक कंप्रेशन, ठीक है, C फॉर कार्डिक कंप्रेशन। कार्डिक कंप्रेशन मतलब बार बार जो है प्रेस करना। इसके बाद एयरवे में है, एयरवे को साफ करना, खोलना या नियंत्रित करना। अगर गला ब्लॉक है या फिर क्या नाम है, टंग बीच में आ रहा है, मतलब एयरवे जो है, हवा का जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए, वो खोलना। और फिर कृत्रिम सांस देना, ये तीसरा है, कृत्रिम सांस देना। सबसे पहले प्रेशर के बाद एयरवे देखना, उसके बाद कृत्रिम सांस देना, ये चीज़ें याद रहेगी। इसके बाद कब तक दिया जाता है BLS, पूछा जा सकता है BLS कब तक देते रहना है। रोगी को अस्पताल तक ना पहुंच जाए तब तक, उसके हृदय की धड़कन वापस ना आ जाए तब तक, और अन्य सहायता उपलब्ध ना हो जाए तब तक आपको BLS देते रहना है। साथियों आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि इसमें ना CPR के लिए या BLS के लिए जो है वयस्क, बालक और शिशु 3 कैटेगरी बनाई गई है, और तीनों के तरीके थोड़ा सा अलग अलग दिए गए हैं। तो आपसे तरीके तो पूछे ना पूछे तीनों के, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि CPR में या BLS में वयस्क कितने से कितने वर्ष तक के होते हैं, बालक कितने से कितने और शिशु कितने से कितने। तो आप देख पा रहे होंगे 8 वर्ष से अधिक जितने भी हैं सारे जो हैं वयस्क में आते हैं, 1 से 8 वर्ष बालक और शिशु 0 से 1 वर्ष तक के लिए। CPR 8 वर्ष से अधिक उनको वयस्क ही मानकर दिया जाता है। दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि BLS किया कैसे जाता है। मोटा मोटी मैं ऊपर बता चुका हूँ, आगे नीचे देखते हैं कि किस तरीके से किया जाता है। सब CAB आपको मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पे छाती पर दबाव, श्वसन मार्ग को साफ करना और श्वास का दान देना, मतलब ब्रीथिंग, ठीक है। अब इसका तरीका क्या है, पहले जो है ना ABC होता था ये, ठीक है। अब जो है नए निर्देशों के अनुसार CAB कर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं किस तरीके से करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 30:2 के अनुपात में BLS करें। 30 बार आपको छाती दबाना है, ठीक है, छाती के बीचों बीच, छाती का जो बीच का हिस्सा होता है वहाँ पे हाथ रख के दबाना है, और 2 बार आपको कृत्रिम सांस देनी है। फिर 30 बार दबाएं, फिर 2 बार सांस दें। इस तरीके से प्रक्रिया आपको दोहराते रहना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है कि 30:2 में जो है कंप्रेशन देना है, और मतलब 30 बार आप कंप्रेशन करोगे और 2 बार आप सांस दोगे। हाँ, तो इसमें एक बार नज़र मारते हैं कि ये चरण कैसे कैसे होते हैं, BLS कैसे किया जाता है। तो सुनिश्चित करें कि आप और रोगी सुरक्षित हैं, और रोगी को हल्के से थपथपाकर पूछें कि भाई ठीक हो कि नहीं हो। रिस्पॉन्स देखना है मेन इसका, यह देखें कि रोगी सांस ले रहा है या नहीं ले रहा, ठीक है, और सांस चल रही है, ग्रीवा धमनी से धड़कन भी है, तो रोगी को रिकवरी पोजीशन मिल रहा है और सहायता उपलब्ध होने तक सांस वो ग्रीवा धमनी की धड़कन जांचते रहें, ठीक है। यदि रोगी सांस नहीं ले रहा है और रुक रुक कर सांस ले रहा है, तो उसकी ग्रीवा धमनी में धड़कन भी ना हो, तो फिर क्या करना है, फिर आपको CPR स्टार्ट करना है। यदि सांस नहीं चल रही है, रुक कर चल रही है और ग्रीवा धमनी में धड़कन है, तो कृत्रिम सांस 10 से 12 मिनट दर से दें, और इसका वही होना चाहिए रेशो जो है 3:2 के हिसाब से आपको CPR की प्रक्रिया स्टार्ट कर देनी है, और हेल्प आने तक करते रहना है आपको। इसके अलावा AED प्राप्त होते ही उसे प्रयोग करें, उसके निर्देशों का पालन करें। AED जो है ऑटोमेटिक, जब डिफिब्रिलेटर आपके पास आ जाएगा तो उसके हिसाब से आपको जो है स्टार्ट करना है ये, लेकिन इसके साथ आपके पास पूरी टीम आ जाएगी तो आपकी ज़रूरत यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको दिख रहा होगा, वयस्क
में छाती पे जो दबाव देना है उसकी कुछ क्राइटेरिया हैं। तो वयस्क की छाती में 5 से 6 सेंटीमीटर तक दबाएं, और बच्चों की छाती 2 से 5 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक दबाएं, और शीशों की छाती को 1 से 2 सेंटीमीटर तक दबाएं। इसके अलावा बड़े बच्चे को अपने एक हाथ की हथेली का उपयोग करें और उसे छाती पर से ऊपर की ओर रखें। ठीक है, ये फोटोज़ में के माध्यम से दिखाया गया इसमें। इसके बाद शिशु में बच्चों से थोड़ा सा ऊपर 2-3 उंगली देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, उंगलियों से ही छाती पर दबाव दें, 2 उंगलियों से, अगर बच्चे को कभी ऐसा हो जाता है। इसके अलावा दबाव की दर क्या होनी चाहिए, हाँ अभी तक ये क्वेश्चन आ सकता है, दबाव की दर का इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो दबाव का दर क्या होना चाहिए, मतलब जो आप कंप्रेशर दे रहे हैं ना, तो वो कितनी बार देना है, कितनी जल्दी जल्दी देना है। तो 100 से 120 मतलब कंप्रेशन 1 मिनट में होना चाहिए। कुल मिला के देखा जाए तो सेकंड से भी ज़्यादा स्पीड आपकी होनी चाहिए। और बच्चे और शिशुओं में 120 कंप्रेशन पर मिनट, ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। इसमें आप अगला देख रहे हैं ट्रिपल एयरवे मैन्यूवर के बारे में, कि श्वास मार्ग को कैसे खोले रखना है। तो सिर पीछे दबाना, हेड टिल्ट रखना, चिन थोड़ा सा उठा होना चाहिए, निचला जबड़ा ऊपर उठा होना चाहिए, और रोगी का मुंह खुला होना चाहिए, ताकि मतलब कि श्वास में कोई रुकावट ना आए। आगे चलते हैं, श्वासदान कैसे देना है देख ही पा रहे हैं आप, मुख द्वारा, मुख से मास्क द्वारा, इसके बाद एम्बू बैग द्वारा, ये सारे तरीके हैं श्वास देने के, ये आप देख पा रहे होंगे, फोटो के माध्यम से भी दिखाया गया है इसमें। इसके बाद तो आपको पता ही है। इसके बाद श्वास देने की दर, यदि केवल श्वास ही देने का आवश्यकता हो, ठीक है, कंप्रेशर करने की आवश्यकता नहीं है, तो 10 से 12 प्रति मिनट, और 10 से 20 प्रति मिनट, और 30 प्रति मिनट, मतलब कि 1 मिनट से वयस्क को 10 से 12 बार सांस देना है, बच्चों को 10 से 20 बार, और नवजात शिशु को 30 बार 1 मिनट में सांस देना है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। हालांकि मैं क्वेश्चन आंसर्स में सब कुछ ले आऊँगा इसको, तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे आप चलते हैं। साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें। ये जितनी भी ये आप पीडीएफ देख रहे हैं, मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो आपको प्रिपरेशन में अगर और आपको डीप पढ़ना हो तो आप इसमें से टेलीग्राम के माध्यम से पढ़ सकते हैं। साथियों, स्लाइड खत्म हो चुका, सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है ये टोटल, और 20 क्वेश्चन में मुझे लगता है कि इनमें से अगर ये सारे अपने ऊपर भी अगर स्लाइड देख लिया होगा और ये क्वेश्चन कर लेंगे, ये टॉपिक पूरा कंप्लीट है। आप बिल्कुल बेचिंत हो जाएंगे कि आपको जो है इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। साथियों, स्लाइड आपने देखा, अब उस पर आधारित प्रश्न ले लेते हैं। सबसे पहले सीपीआर का क्या मतलब है। तो सीपीआर का मतलब पहले ही बता चुका हूँ, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिएशन। और इसके बाद आगे चलते हैं, व्हेन शुड सीपीआर बी परफॉर्म, सीपीआर कब किया जाना चाहिए। तो सीपीआर कब किया जाना चाहिए, सीपीआर तब किया जाना चाहिए जब व्यक्ति प्रक्रिया ना दे रहा हो और ना सांस ले रहा हो, सामान्य रूप से सांस नहीं ले रहा हो, तब सीपीआर दिया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है। सीपीआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सीपीआर का मुख्य उद्देश्य रक्त संचार और महत्वपूर्ण अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाना, जब तक पेशेवर मदद ना आ जाए। ये आपको ध्यान रखना, जब तक पेशेवर मदद ना आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, वयस्कों के लिए छाती की सिकुड़न की सिफारिश की गई है, मतलब कि वयस्कों के लिए छाती की सिकुड़न की सिफारिश की गई गहराई क्या है। तो कम से कम 2 इंच गहरी होनी चाहिए। क्या वो जो हम कंप्रेशर जो देते हैं चेस्ट पे, उसको उसकी जो गहराई जो होती है 2 इंच अंदर तक आपको दबाना है उसको। आगे चलते हैं, हाउ फास्ट शुड चेस्ट कंप्रेशन बी परफॉर्म ड्यूरिंग सीपीआर। सीपीआर के दौरान छाती की सिकुड़न कितनी तेज करनी चाहिए। तो 1 मिनट में 100 से 120 कंप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट में आपको 100 से 120 बार छाती को दबाना है। इसके बाद बचाव श्वास देने से पहले कितनी छाती की सिकुड़न की जानी चाहिए। इसको इंग्लिश में समझते हैं, हाउ मेनी चेस्ट कंपेरिजन शुड बी परफॉर्म बिफोर गिविंग रेस्क्यू ब्रीथ। अच्छा, रेस्क्यू ब्रीथ स्टार्ट करने से पहले जो है मतलब छाती पे कितनी बार कंप्रेशंस करना चाहिए। तो आपको पहले ऊपर बता चुका था मैं स्लाइड में, तो 30 बार, याद है ना, 30:2 आपको बताया होगा मैंने। तो 30 बार छाती को दबाएं और 2 बार जो है बचाव श्वास दें, ये आपको याद रखना है। सीपीआर के दौरान बचाव सांस देने का सही तकनीक क्या है। तो इसका सही तकनीक क्या है कि सिर को पीछे की ओर झुकाकर वायु मार्ग खोलना है, नथनों को दबाएं और 1 सेकंड तक श्वास लें। मतलब कि जो पेशेंट है उसका सिर जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट करना है, उसके नाक को दबाना है और 1 सेकंड तक सांस देना, और ये सुनिश्चित करना है कि उसकी छाती उठी हो, सांस जब गया हो तो छाती जो है उठी है, ये सुनिश्चित करना है। इसके बाद है कि AED क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। AED क्या है बताया था मैंने। AED क्या है, ऑटोमेटिव एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, याद रहेगा। ऑटोमेटेड, A फॉर ऑटोमेटेड, E फॉर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब बाहरी, और डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तो
ऑटोमेटिव, ये हिंदी में देख लेते हैं। ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर एक उपकरण है जो दिल की धड़कन का विश्लेषण करता है और यदि आवश्यक हो तो सामान्य दिल की धड़कन को बहाल करने के लिए शॉक देता है। डिफिब्रिलेटर याद रखना है, वो जो मूवी वगैरह में आपने देखा होगा, शॉक देते हैं, अचानक से झटका जो लगता है, वो डिफिब्रिलेटर है। आगे चलते हैं। हाउ कैन यू टेल सीपीआर इज इफेक्टिव, आप कैसे जान सकते हैं कि सीपीआर प्रभावी है? तो प्रभावी सीपीआर से छाती हर सिकुड़न के साथ उठेगी और गिरेगी, जो रक्त प्रवाह को दर्शाता है। अगर व्यक्ति सांस लेना शुरू कर देता है या जीवन के संकेत दिखाता है तो सीपीआर को रोका जा सकता है। ठीक है। 10वां, हाउ डू यू परफॉर्म सीपीआर ऑन अ चाइल्ड, एक बच्चे पर सीपीआर कैसे किया जाता है? ठीक है। यूज़ वन हैंड फॉर चेस्ट कंपेरिजन एंड द कंप्रेशन डेप्थ। ठीक है। शुड बी एटलीस्ट 1/3 ऑफ द चेस्ट डेप्थ, गिव 30 कंप्रेशन एंड 2 रेस्क्यू ब्रीथ। हाँ, देखते हैं। छाती की सिकुड़न के लिए एक हाथ का उपयोग करें। ठीक है, दबाने के लिए एक हाथ का उपयोग करें। और सिकुड़न की गहराई, छाती की गहराई का कम से कम 1/3 होना चाहिए। ठीक है, जितनी भी बच्चे की छाती हो उसका 1/3 अंदर उसको दबाना है। ठीक है, और वही 30 सिकुड़न पर 2 दबाव, सांस दबाव देना, 30 बार कंप्रेशन करना है और 2 बार जो है सांस देना है। हाउ इज सीपीआर फॉर इन्फेंट डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट, शिशुओं के लिए सीपीआर वयस्कों से कैसे अलग है? कैसे अलग है? शिशुओं के लिए छाती की सिकुड़न के लिए 2 उंगलियों का उपयोग करें और गहराई लगभग इतने इंच होनी चाहिए, कितना, 1.5 इंच। और शिशुओं के लिए 30 सिकुड़न और 2 श्वास दिए जाते हैं। ठीक है, ये दोनों इस तरीके से अलग है। व्हेन शुड सीपीआर बी स्टॉप, सीपीआर कब रोका जाना चाहिए? भाई सीधी सी बात है, सीपीआर तब रोका जाना चाहिए जब व्यक्ति सांस लेना स्टार्ट कर दे या फिर पेशेवर चिकित्सक वहाँ पे अवेलेबल हो जाए। कार्डिक अरेस्ट में प्रारंभिक सीपीआर का क्या महत्व है? भाई किसी को कार्डिक अरेस्ट आया तो प्रारंभिक सीपीआर रक्त प्रवाह को महत्वपूर्ण अंगों तक बनाए रखने में मदद करता है और जब तक उन्नत देखभाल उपलब्ध न हो तब तक जीवित रहने की संभावना बढ़ा देता है। ठीक है। क्या सीपीआर उस व्यक्ति पर किया जा सकता है जो सांस ले रहा हो? नो, सीपीआर इज ओनली नीडेड व्हेन पर्सन इज नॉट टेकिंग ब्रीथ। ठीक है, तो नहीं, सीपीआर केवल तब तक ही किया जा सकता है जब व्यक्ति प्रक्रिया ना दे रहा हो और ना ही सांस ले रहा हो। सामान्यतः रूप से सांस नहीं ले रहा हो तभी हम सीपीआर करते हैं। हाउ डू यू चेक इफ समवन इज ब्रीथिंग, आप कैसे जांच सकते हैं कि कोई व्यक्ति सांस ले रहा है? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। छाती के उठने और गिरने को देखें, श्वास की आवाज़ सुनें और कम से कम 10 सेकंड के लिए अपनी गाल पर श्वास महसूस करें। मतलब अपने गाल जो है, क्योंकि गाल सेंसिटिव होता है, तो उसके नाक तक ले जाएं और सुनने का, महसूस करने का प्रयास करें कि सांस आ रही है कि नहीं आ रही। व्यक्ति में कार्डिक अरेस्ट के लक्षण क्या है? प्रतिक्रिया ना देना, सामान्य सांस का ना होना और पल्स का ना होना, ये कार्डिक अरेस्ट के सिग्नल है। 17वां, वयस्क के लिए सीपीआर सिकुड़न से श्वास का अनुपात क्या है? ठीक है, कंपैरिजन टू ब्रेथ कितना है? 30:2, ये याद रखना ही रखना। ये क्वेश्चन तो 100% आएगा रेशो वाला ना। इसके बाद है, इज इट पॉसिबल टू हार्म अ पर्सन बाय परफॉर्मिंग सीपीआर, क्या सीपीआर करने से किसी व्यक्ति को नुकसान हो सकता है? नो, सीपीआर करने से किसी को हानि होने की संभावना नहीं है। जीवन को बचाने के लिए सीपीआर करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भाई देखिए, यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, नुकसान हो सकते हैं, कई बार पसलियाँ टूट जाती है, मेरे सामने टूटी है कईयों की, तो पसलियाँ टूट जाती है, तो लेकिन वो पसली टूटने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना, उस टाइम पे वो सांस को बहाल करना है, तो इसलिए सीपीआर महत्वपूर्ण है। और उनकी अगर 1-2 कमियाँ हैं तो उनको भी हम साइडलाइन कर सकते हैं। अब है, अकेले किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट में पाते हैं तो क्या करना चाहिए? तो इमरजेंसी सर्विस को कॉल करना चाहिए और सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए। तुरंत आपातकालीन सेवा को कॉल करें और सीपीआर शुरू करें, और संभव हो तो एईडी का उपयोग करें अगर आपके पास एईडी है तो। अब है अगला क्वेश्चन, सीपीआर की आवश्यकता होने के सबसे सामान्य कारण क्या हैं? तो कार्डियक अरेस्ट, डूबना, घुटन, बिजली का झटका या गंभीर चोट, इन सब कारणों से जो है दिक्कत आती है, सांस में रुकावट आती है, लोग सांस लेना बंद कर देते हैं और उस टाइम पे सीपीआर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। साथियों, मुझे जहाँ तक लगता है कि लगभग ये टॉपिक से जो भी क्वेश्चन बनते थे मैंने इसमें कवर कर लिए हैं और आगे भी वीडियोज़ आते रहेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक और बात डिस्कस करनी थी आपसे कि जैसा मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो जुड़े हैं जिन्होंने अस्पताल में कार्य नहीं किया है। ऐसे में मैं सोच रहा था क्योंकि ना आप लोगों को, क्योंकि आपका काम ड्रेसर से रिलेटेड होने वाला है, तो आपको ड्रेसिंग रूम की एक वीडियो बना करके दिखाऊँ और उसमें कौन कौन से सामान रहते हैं, क्या क्या रहता है, ताकि आप ना फिजिकल देख सकें उसको कि गॉज पीस क्या होता है, पैड क्या होता है, विटाडिन क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, टीटल फॉर्सेप्स क्या होते हैं, ट्रे कौन कौन से होते हैं। तो मैं इस टाइप की एक वीडियो ना ड्रेसिंग रूम में ले जा करके, प्रॉपर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ड्रेसिंग रूम होता है वो कैसा होता है, और अगर आप लोग कहें कमेंट में आप बताइए कि ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो मैं उस हिसाब से मैं फिर डिसीजन लेकर के एक टाइम निकाल करके जो है वो वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा और अगर ज़रूरत पड़ी, लाइक ओटी के भी क्वेश्चन आने हैं आपके पास, तो माइनर ओटी में ले जा करके मैं वहाँ के भी इंस्ट्रूमेंट आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपके लिए सही रहेगा तो कमेंट जरूर करें और कमेंट कर करके बताएं, और फिर मैं उसको तुरंत करने का 1-2 दिन में कल करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।